हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है क्या, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन एवं जल योजन ऊर्जा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, हाइड्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एसोसिएशन of molecules of solvent with ions of solute is called solvation, and water is the solvent in this process. It is called hydration. समझे बच्चों कि सॉल्यूट के आयंस और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है इसी को क्या बोला जाता है, सॉल्वेशन। और वाटर अगर इसमें सॉल्वेंट है तो इसी प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रेशन। और यही मैंने यहां लिखा है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट विद आयंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। यहां तक बात समझ गए। अब क्या होता है कि हाइड्रेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझे बच्चों कि ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट के आयंस और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इनके बीच की एक अट्रैक्शन प्रोसेस है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। तो इसी हीट को बोला गया है यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर इसके आगे मैंने यही लिखा है कि हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट इज related to the attraction between ions and molecules of solvent। ये ions किसके हैं? ions of solute, समझ गए ना? and molecules of solvent, thus the amount of energy released when 1 mole of ions undergo hydration। बात समझ गए ना कि जब solute का 1 mole ions क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, सॉल्वेटेड होते हैं, तो इसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसे बोला गया है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यही मैंने कहा है कि इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि जो विलेय पदार्थ है जब उसके आयंस, मतलब विलेय पदार्थ के जो आयंस हैं वो और जो विलायक अणु हैं वो, उनके बीच का जो आकर्षण प्रक्रम है यही क्या कहलाता है, जल योजन। जल योजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जल के अणु योजित होते हैं, और अदर कोई विलायक लिया गया हो जल को छोड़कर तो इसी को विलायकन भी बोल सकते हैं। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है क्योंकि ये आयनों मतलब है कि सॉल्यूट के विलेय के आयनों और विलायक के अणुओं के बीच का एक आकर्षण प्रक्रम है, इसलिए इसमें ऊष्मा निकलती है। और एक मोल जो आयन है विलेय के या पदार्थ के जो आयंस हैं, विलेय पदार्थ के आयंस, जब उनका जलयोजन होता है तो इस प्रक्रम में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे बोला जाता है जल योजन ऊर्जा। तो यहां तक आपको नोट करना। अब देखो, जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में रखते हैं और उसका जब डिसॉल्यूशन होता है, मतलब जब वो घुलता है, तो 2 प्रोसेस होती है। मतलब हम यहाँ अगर देखें तो ये है डिसॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहला होता है डिसोसिएशन, मतलब जैसे ही आपने सॉल्वेंट में रखा सॉल्यूट को, सॉलिड स्टेट में था, तो उसमें पहले लैटिस एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी
आइंस एक दूसरे से बिल्कुल टोटल फ्री हो जाएंगे, जिन्हें हम लिखते हैं गैसियस आइंस। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्वेंट में वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस का मतलब है बिल्कुल टोटल फ्री आइंस, कैटाइंस और एनाइंस, N+ तो N-, ये फ्री आइंस बन गए। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर दूसरा स्टेप जो होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, दूसरा होता है हाइड्रेशन। अभी मैंने कहा हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन आइंस ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये है आयन, कैटाइन, N+ चार्ज है, फ्री आयन, और ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर है, X मॉलिक्यूल्स लगे। हाइड्रेशन हुआ कैटाइन का, ये सराउंडेड हो गया, हम ये डायग्राम से समझेंगे किस तरह से सराउंडेड होता है, और ये एनर्जी रिलीज हुई, ये हाइड्रेशन एनर्जी आप क्या कहलाएगी? कैटाइन। ओके, ऐसे ही एनाइन का हाइड्रेशन हुआ, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई ये हो गई एनाइन की। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो टोटल अगर हम इस प्रोसेस बस को देखें तो यहाँ पर ये इनको सिर्फ मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसका कैटाइन और एनाइन का ये जो है हाइड्रेशन हुआ, सॉल्ट का हाइड्रेशन, तो इस तरह से ये कैटाइन का हाइड्रेशन, एनाइन का हाइड्रेशन। अब टोटल जो सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी है वो इसका और इसका क्या होगी? सम, कैटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी और एनाइन की हाइड्रेशन एनर्जी। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, पहले आप इसको इतना नोट करें। अब देखो, हम NaCl के सॉल्युबिलिटी को देख सकते हैं। NaCl सॉलिड है, जैसे ही आपने इसको सॉल्वेंट में रखा, डिसोसिएशन हुआ इसका, ठीक है, तो इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, 758.7 किलो जूल, जो किसकी लैटिस एनर्जी। टोटल आइंस फ्री हो गए, डिसोसिएशन हो गए। फिर सोडियम आयन जो कि गैसियस फॉर्म में है, मतलब फ्री स्टेट में है, उसका हाइड्रेशन हुआ, इसकी एनर्जी हम NH2OX+ को हम Na एक्वासाइन भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो आइंस होते हैं H2O के साथ सराउंडेड होते हैं, एक्वासाइन कहलाते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज हो रही है 406 किलो जूल पर मोल। ये सोडियम की क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे ही क्लोरीन का हाइड्रेशन हुआ, ठीक है, और इसे एक्वासाइन लिख सकते हैं, ये है 364 किलो जूल पर मोल Cl की। अगर हम ये कहें कि केवल NaCl की लैटिस है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी हुई, तो इस तरह से दोनों जो आइंस थे, इसका यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ X+ Y H2O इनसे, और इस तरह से एक्वासाइन बन गए। इसमें टोटल NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी, तो इन दोनों एनर्जी को जोड़ दो, दोनों आयन कैटाइंस और एनाइंस की, 406 - 364, ये माइनस में बराबर में ले जाओगे तो माइनस में आ जाएंगे। इस तरह से 770 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिलीज हुई किसमें? NaCl के हाइड्रेशन। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि जब सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट रखा तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, 758 किलो जूल पर मोल में। उल्टा बना दिया मैंने इसको, आप इसको हटा दें, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि हाइड्रेशन हुआ कि यहाँ से ये था NaCl प्लस वाटर, यहाँ पर कितनी एनर्जी, लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, वो है प्लस 758.7 किलो जूल, ठीक है। यहाँ Na+ गैस बन गया, Cl- गैस बन गया, फिर इसका हाइड्रेशन हो, यहाँ पर हाइड्रेशन हो, तो अब जो एनर्जी यहाँ पर बने Na+ एक्वस और प्लस Cl- क्या एक्वस, तो यहाँ पर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और इतनी एनर्जी रिलीज हुई 770। तो ये जो इतना डिफरेंस आ गया, कितना हो गया ये, जो आपने इसको कैलकुलेट किया 11.3 किलो जूल पर मोल, समझ गए ना। तो ये जो होगी ये है डेल्टा H क्या सॉल्यूशन। यहाँ पर हाइड्रेशन होने से आइंस बने और इतनी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, जबकि आयोनाइजेशन में 758 लगी थी, तो इस तरह से ये क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज हुई टोटल H, इसको बोलते हैं, या जो भी एब्जॉर्ब हुई, ये टोटल कहलाती है सॉल्यूशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सम है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये है NaCl की सॉल्यूशन एंथैल्पी। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो ये था हमारा हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट। अब हम इसमें आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो पहले इतना आप बनाएं।
अब देखो बच्चों, जो हाइड्रेशन एनर्जी है किसी एक सिंगल आयन की, समझे बच्चों, एकल आयन की जन योजन ऊर्जा, तो ये जो होती है वो आयन के चार्ज और उसकी साइज से इस तरह रिलेटेड है कि माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, जहां जेड क्या है, चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, ई तो एलिमेंट्री चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और r है इफेक्टिव साइज ऑफ आयन, कैटायन हो या एनायन उसकी इफेक्टिव साइज कितनी है, और E है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इस रिलेशन को हम देखें तो हमें पता चलता है, ये मिटा देता हूं अब मैं, कि यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज। अब चाहे वो एनायन का चार्ज हो चाहे कैटायन का चार्ज हो, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज चार्ज ऑफ आयन, ये चीज ध्यान रखनी है। और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर, अब चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होगी यदि क्या हो, साइज ऑफ आयन क्या हो, इंक्रीज हो। मतलब है कैटायन जितना ज्यादा चार्ज रखेगा उस आयन की, या कैटायन हो या एनायन हो, जितना ज्यादा चार्ज रखेगा, ध्यान रखें, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा साइज होगी कैटायन या एनायन की, जितनी बड़ी साइज होगी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब साइज बड़ी तो हाइड्रेशन एनर्जी इस तरह से इफेक्टेड होगी। तो देखो मैं एग्जांपल से, तो यहां तक आपने नोट कर लिया ना। अब अगर हम इसको ऐसा देखें कि ग्रुप में किस तरह से, एक चीज और बता दूं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये मतलब ये रिलेटेड है चार्ज से, ठीक है, ये रिलेटेड है साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन, और ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा आयन उतने जल्दी दूर होंगे, और उनमें जो आयन्स हैं सॉल्वेंट में उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ऐसे में उनका ज्यादा सॉल्वेशन होगा, और वो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट किसी ग्रुप में या किसी भी पीरियड में या चार्ज के इंक्रीज होने से किस तरह से इफेक्टेड होता है। तो आप यदि देखें कि यदि ग्रुप में चले, कि अगर हम यहां पर ले लें कि ये है Ni प्लस, इससे कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी Na प्लस, फिर किसकी हो जाएगी K प्लस, ठीक है, Rb प्लस, ये चल रही है। देखो यहां पर इस तरह से ले लें कि ये है Li प्लस, ठीक है, फिर Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, और ये क्या है C प्लस। तो ये है साइज ऑफ आयंस। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ गए ना बच्चों कि साइज अगर इंक्रीज होगी कैटायन की, और अगर हम एनायन के बेस पर देखें तो ये है Cl है, Br है, आयोडाइड आयन है, ये साइज ऑफ किसका है, एनायन हो गया। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है जैसे NiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, तो इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी चेंज होगी। ठीक इसी तरह से NaF, KF, ठीक है, सॉरी NaF, NaCl, NaBr और NaI, ठीक है, तो ये भी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये सॉल्ट्स लिए जाएं तो चाहे कैटायन की साइज आप देख रहे हैं बढ़े, चाहे एनायन की साइज बढ़े, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइज कैटायंस की हो या एनायंस की, किसी की भी साइज चेंज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी चेंज होती है।
होगी। यहां तक बात समझ गए। दूसरा इसी तरह से अगर हम, ये तो था साइज के बेस पर, ये किसके बेस पर है, साइज के बेस पर कि किस तरह से चेंज होती है एनर्जी। अगर हम चार्ज के बेस पर देखें कि चार्ज चेंज होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अगर आप चार्ज की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब है लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस या Na प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। तो इस तरह से जितना ज्यादा चार्ज आप देखोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ये सब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब है NiCl इससे ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी BCl2, इससे ज्यादा हो जाएगी BCl3 या NaCl, ठीक है, फिर हो जाएगा MgCl2 और यहाँ पर हो जाएगा AlCl3। ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो हुआ क्या टाइम के चार्ज के बेस पर। अब मान लो एनाइन का चार्ज है जैसे F माइनस O2 माइनस N3 माइनस C4 माइनस, तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ कहें Cl माइनस, ठीक है, सल्फाइड 2 माइनस, फॉस्फाइड 3 माइनस, कार्बन में सिलिकॉन यहाँ तक नहीं होता। तो यहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब HF इससे ज्यादा H2O, NH3, ठीक है, CH4, अगर ये आयोनाइज्ड हो तो इनके आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी उसी ऑर्डर में इंक्रीज होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये चार्ज के बेस पर है कि किसके चार्ज। और अगर हम ले लें NaF, ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो यहाँ पर ले लें MgF2, इससे ज्यादा होगी MgO और इससे ज्यादा हो जाएगी Mg3N2 की हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आयोनाइज होगी तो ही स्पीसीज की हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ गए थ्योरेटिकली। और इस तरह से ये चार्ज के बेस पर हो गया, साइज मैंने बताई दी। एक और है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पहले आप इसको नोट करो। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब है सॉल्वेंट का वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी सॉल्यूट के आयंस के बीच के अट्रैक्शन को कम कर दे, वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो सॉल्यूट जल्दी डिसोसिएटेड होगा, उसके आयंस ज्यादा क्या होंगे, एक दूसरा हाइड्रेटेड होंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब है कि जैसे H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, इसका मतलब है H2O कैटाइन और एनायंस के बीच में 81 टाइम्स क्या कर देता है, अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो इस तरह से और भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखें, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। बाकी सॉल्वेंट के लिए हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें तो सॉल्वेशन एनर्जी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये था हमारा हाइड्रेशन से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, रिलेशन चार्ज से बताया और इफेक्ट्स बताए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हाइड्रेशन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे क्या, इसके बाद हम लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।